Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes. And today I am going to start lesson number 9 of Hindi Rangoli, and the name of the lesson is Pakshi Rakshak. So आज हमारा हिंदी रंगोली का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है पक्षी रक्षक वो स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पक्षी रक्षक का क्या मीनिंग है ना। पक्षी एज यू ऑल नो मीन्स बर्ड, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला मीन्स प्रोटेक्टर। जो भी मतलब पक्षियों की रक्षा करता है, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं पक्षी रक्षक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन है जो पक्षियों की रक्षा करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो सबसे पहले अपनी बात वाला कॉलम से मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज जो भी मैं इसमें रीडिंग करूँ, जो भी पढ़ूँ, जो भी आपको समझाऊँ, उसे अच्छे से समझिएगा और रीडिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, अपनी बात। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या बनना है, हमें जीवन में क्या करना है, क्या क्या जानना, समझना और देखना है, ये सब समय रहते निश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा आधे से ज़्यादा जिंदगी बीत जाएगी और हाथ कुछ ना आएगा। तो देखिए, इस कॉलम जो अपनी बात है उससे आपको ये समझाया जा रहा है प्रत्येक मीन्स हर। ठीक है, इट मीन्स हर मनुष्य को जीवन में अपना जो उसका लक्ष्य है मीन्स एम है, निर्धारित मीन्स डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्या बनना है, मीन्स आपका एम क्या है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। ठीक है, आपको जीवन में अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही डिसाइड कर लेने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप टाइम रहते, समय रहते निश्चित डिसाइड कर लेते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा रहता है आगे आपके फ्यूचर के लिए। अन्यथा अन्यथा मीन्स वरना क्या होगा, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स देखिए, जब तक आप अपना एक पर्टिकुलर आपका जो एम है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप कैसे उस चीज़ मतलब जो भी आपका एम है उस चीज़ के लिए आप कैसे मेहनत करेंगे, आप उससे रिलेटेड चीज़ें कैसे जानेंगे, या आपके लिए उस एम से रिलेटेड चीज़ें जो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, और जो भी समझना ज़रूरी है, देखना उस चीज़ के लिए, उस एम के लिए ज़रूरी है, तो आप वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे करते करते आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप समय रहते ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बीत जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। मीन्स आप कोई एम नहीं डिसाइड कर पाएंगे और आप फ्यूचर में कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ओके, आपकी बात। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। आपको सबसे नीरस विषय कौन सा लगता है? नीरस मीन्स जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट, विषय मीन्स सब्जेक्ट है कि आपको वो बिल्कुल नीरस लगता है, मीन्स आपको इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। कोई भी हो सकता है, आपका वो ईवीएस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, मीन्स आपकी जो, एक तरीके से मैं कहूँगी, मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है वो किस एरिया में है। मीन्स आप डॉक्टर फील्ड पसंद करते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड पसंद करते हैं, क्या आप पसंद करते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है। आपको डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखना कितना पसंद है ना। ये भी सब क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन ही आपके लिए है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना लेसन का मेन रीडिंग, तो प्लीज़ उसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सिरिल चीखता हुआ घर से बाहर भाग गया। देखिए, इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नेम है सिरिल। ओके, वो एक कम उम्र लड़का है। वो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चीखता हुआ घर से बाहर भाग जाता है। ये कहते हुए माँ श्रीमती फिशर असहाय से सी खड़ी रही। देखिए, श्रीमती फिशर जो है वो सिरिल की मम्मी है। वो क्या होती है, असहाय मीन्स
असहाय का मीनिंग होता है जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो वो बात कह के गया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, ये सब सुनकर वो कैसा फील करने लगी, थोड़ा असहाय टाइप, मीन्स हेल्पलेस टाइप। वो वहां पर ऐसे ही खड़ी रह गई। जब सिरिल छोटा था तो वह उसे समझा बुझा कर और कभी कभी जबरदस्ती भी स्कूल भेज देती थी। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, थोड़ा समझाते बुझाते हैं और कहते हैं कि नहीं स्कूल जाओ, है ना, तो वो थोड़ा समझ जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सब बातों को समझने लगता है। अगर उसका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करना चाहता है उस चीज को, है ना। तो ऐसे ही जब सिरल छोटा था तो उसके मम्मी पापा उसे समझा बुझाकर और कभी कभी जबरदस्ती भी स्कूल भेज देते थे। लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया था, अब तो वो अपनी मनमानी करने लगा था हर चीज में, है ना। लेकिन अब सिर्फ 11 वर्ष का हो गया था, है ना। लाइक यू, आप क्लास 5 में हैं, आप बड़े हो गए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट स्कूल जाने में नहीं है तो आप किसी से भी नहीं रुक पाएंगे, आपके मम्मी पापा आपको मारेंगे पीटेंगे, तब थोड़ा आपको समझ में आएगा। या फिर आप मतलब आपको वो सब कुछ जबरदस्ती लगेगा, आपका इंटरेस्ट तो उसमें होगा नहीं। तो ऐसे ही इन द सेम वे सिरिल भी अब बड़ा हो चुका था और उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था। तो इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था बिल्कुल भी। वह बड़ा हठी था, हठी मीन्स जिद्दी। वह उसे अपनी कक्षा में बैठना अच्छा नहीं लगता था। कक्षा मीन्स क्लास, ठीक है। वो क्लास में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सिरिल के पिता उसे इस बात के लिए अक्सर डांटते और माँ प्यार से समझाती, मगर वह स्कूल से दूर ही भागता रहा। देखिए, सिरिल के मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की वो समझ जाए कि उसके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और इस वक्त उसका स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंट है। और उसे डांटते भी रहे और माँ जो थी उनकी, वो बहुत प्यार से समझाती थी। लेकिन उसका कुछ भी असर सिरिल पर नहीं हुआ और वो दिन ब दिन स्कूल से दूर ही भागता रहा, सॉरी। अब जब सिरिल ने डॉक्टर गोपाल राव की उपस्थिति में ऐसा किया तो श्रीमती एवं श्री फिशर को बड़ी लज्जा आई। अब देखिए, जो सिरिल था उसके माता पिता पिता जो थे वो काफ़ी उसे समझा रहे थे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बट उसे तो अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो अब देखिए, जब सिरिल ने डॉक्टर गोपाल राव, देखिए डॉक्टर गोपाल राव को आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बैठे हैं सिरिल के पास, ठीक है, और जो खड़े हैं वो मम्मी और पापा हैं। तो जब डॉक्टर गोपाल राव के सामने उनके इट मीन्स सिरिल ने जब मना कर दिया स्कूल जाने के लिए, उपस्थिति का मीनिंग है प्रेजेंस में। देखिए, गोपाल राव यहाँ पे उपस्थित है मीन्स वो प्रेजेंट है। तो ऐसा किया तो श्रीमती एवं श्री फिशर जो है मीन्स सिरिल के माता पिता, उनको बड़ी लज्जा आई, मीन्स शर्म आई, है ना। वे भारत से किसी काम के लिए न्यूजीलैंड आए थे और उनके साथ रह रहे थे। देखिए, ये जो सिरिल और उनके माता पिता है वो न्यूजीलैंड में रहते थे, और ये जो है डॉक्टर गोपाल राव, वो भारत से न्यूजीलैंड आए थे और उनके घर पर उनके साथ ही रह रहे थे, ठीक है। तो उनके सामने जब सिरिल ने स्कूल जाने के लिए मना किया तो उनके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा शर्म आई, लज्जा आई। श्रीमती फिशर ने उदास होकर कहा, डॉक्टर राव मुझे खेद है। ये जो श्रीमती फिशर है मिस सिरिल की मम्मी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है, उसने आपके सामने भी स्कूल जाने से मना कर दिया। सिरिल को पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना इतना अच्छा लगता है कि वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता। जो श्रीमती फिशर हैं उन्होंने उसके स्कूल ना जाने की वजह बताई। उन्होंने बताया कि सिरिल को क्योंकि पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो चाहता है कि दिन भर वो अपना टाइम वहीं स्पेंड करे, वहीं अपना समय व्यतीत करे, और वो इसलिए स्कूल भी नहीं जाना चाहता। ओह, मैं अब सब समझता हूँ। डॉक्टर राव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डॉक्टर राव ने कहा, ओह, मैं सब समझता हूँ कि उसका इंटरेस्ट इट मीन्स किस चीज़ में है। मतलब वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसका इंटरेस्ट है कि पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है डॉक्टर गोपाल राव समझ रहे थे कि उसका इंटरेस्ट जो है वो किन चीज़ों में है। सिरिल, मैंने सुना है कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, डॉक्टर राव ने केक खाते हुए सिरिल से कहा। डॉक्टर राव ने कहा कि सिरिल,
मैंने ये सुना है किससे, तुम्हारे मम्मी पापा से, कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने जो श्रीमती और श्री फिशर थे उन दोनों ने बात बताई डॉक्टर राव को कि इन्हें सिरिल को बिल्कुल भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है और उसे पक्षी अच्छे लगते हैं और उनके घोंसलों में झांकना अच्छा लगता है। तो यही डॉक्टर राव कहते हैं सिरिल से कि मुझे पता है कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। सुनो, जब मैं तुम्हारे जितना था, मीन्स जब मैं तुम्हारी उम्र का था, है ना, मुझे भी पक्षी और कीट पतंगों को देखना बहुत पसंद था। पक्षी मीन्स बर्ड्स, है ना, और कीट पतंगे होते हैं, कीट मीन्स वॉर्म्स और पतंगों मीन्स इंसेक्ट्स, मीन्स वॉर्म्स एंड इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें देखना बहुत पसंद था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मुझे भी स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, डॉक्टर राव ने कहा। ये बातें डॉक्टर राव ने सिरिल से कही कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी पक्षी मीन्स बर्ड्स वगैरह या फिर वर्म्स एंड इंसेक्ट्स मीन्स कीट पतंगों को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यह बात सुनकर सिरिल चौंक उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ, कैसे कैसे हो सकता है, ये तो इतने कामयाब आदमी हैं और ये कैसे इन्होंने, मतलब जब ये नहीं पढ़े लिखे होंगे कुछ भी, तो ये कैसे एक कामयाब इंसान बने, है ना। तो ये सब बातें सुनकर चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े आदमी को भी पक्षियों के घोंसलों में झांकना अच्छा लगता था। तो उसे इस चीज़ पर बिल्कुल भी एक तरीके से विश्वास नहीं हुआ कि जैसे डॉक्टर राव जैसे आदमी जो है वो इतनी बड़ी उम्र के हो गए हैं, उन्हें आज भी पक्षियों के घोंसलों में झांकना अच्छा लगता है। ये चीज़ सुनकर वो बिल्कुल अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब डॉक्टर राव अपने बचपन के कारनामे सुनाने लगे, मीन्स उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया है वो बातें बताने लगे, तो सिरिल का अविश्वास मीन्स विश्वास ना होना, ठीक है। तो सिरिल को जो विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पर, प्रशंसा के भाव में बदल गया। प्रशंसा मीन्स तारीफ। तो पहले तो जो है सिरिल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पे, लेकिन जब डॉक्टर सिरिल ने सारे अपने बचपन के कारनामे बताए, तो जो सिरिल था उसका अविश्वास किसमें बदल गया, प्रशंसा में, मीन्स उनकी तारीफ में। फिर वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा। जब उसे पता लगा कि डॉक्टर राव को न्यूजीलैंड पक्षियों पर भाषण देने के लिए बुलाया गया है, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसे बाद में डॉक्टर राव ने बताया कि मैं यहाँ न्यूजीलैंड सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि मुझे बर्ड्स पर क्या देना है, एक लेक्चर देना है। और लेक्चर कौन दे सकता है, जिसे ज़्यादा जानकारी हो। इट मीन्स कि डॉक्टर राव को बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा उन्हें पक्षियों के बारे में पता था और उन्हें न्यूजीलैंड इसी वजह से बुलाया गया था कि वो बर्ड्स पर क्या दे सकें, एक लेक्चर दे सकें, भाषण दे सकें। ठीक है, तो ये सब बातें सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ उनसे, बहुत इंस्पायर हुआ, या उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उसे मिली, क्योंकि उसे भी यही चीज़ें पसंद थी, है ना। चाय के बाद डॉक्टर राव सिरिल को अपने कमरे में ले गए और पक्षियों पर लिखी कई पुस्तकें दिखाई। दोनों ने क्या किया, चाय पी और चाय पीने के बाद डॉक्टर राव बोले कि चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने पक्षियों पर लिखा है, ठीक है, और कौन कौन सी पुस्तकें मैंने लिखी हैं। सिरिल एक पुस्तक को उलट पलट कर उसमें पक्षियों के सुंदर चित्रों को बहुत देर तक देखता रहा। ठीक है, सिरिल ने एक वहां से बुक उठाई, पुस्तक उठाई और उसे उलट पलट कर, मीन्स ऊपर नीचे कर कर देखा, और उसमें वो जो बहुत अच्छे अच्छे पक्षियों के जो पिक्चर्स बन रही थी उन्हें उसने बहुत घूर कर, मतलब एक तरीके से बहुत देर तक वो देखता रहा। फिर एकाएक बोला, अरे ये पक्षी तो मैंने भी देखा है। फिर क्या हुआ, उसने जैसे एक पेज ओपन किया होगा और उसने देखा कि बहुत एक सुंदर पक्षी था। उसने फौरन उसे देखकर बोला कि अरे ये पक्षी तो मैंने भी देखा है। अब देखते हैं कि वो कौन सा पक्षी है। ठीक है, डॉक्टर राव पुस्तक को देखकर बोले, असंभव। देखिए डॉक्टर राव से ही वो बोल रहा था कि देखिए ये पक्षी तो मैंने देखा है। तो डॉक्टर राव ने उसे फौरन से कहा, असंभव मीन्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने ये पक्षी जो बन रहा है इस टाइम वो देखा हो। इस पुस्तक में दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं, तुम उनमें से एक को भी यहाँ नहीं देख सकते। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बात कही, डॉक्टर राव ने कहा कि ये जो बुक है उसमें दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं। दुर्लभ पक्षी मीन्स ऐसे पक्षी जो बहुत कम नजर आते हैं या बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है,
जिनकी संख्या भी बहुत कम है या दुनिया में वो बहुत कम है। तो ऐसे पक्षियों को एक बुक में उनके नेम्स या फिर उनकी पिक्चर्स थी उस पिक्चर में, सॉरी उस बुक में जो डॉक्टर राव के पास थी। तो वो यही कहते हैं कि इस पुस्तक में दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं, मीन्स ऐसे पक्षी जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तुम उनमें से एक को भी यहाँ नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में जितने भी पक्षी हैं वो सब दुर्लभ पक्षी हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं और तुम उन्हें यहाँ नहीं देख सकते हो। लेकिन सिरिल को तो पक्का विश्वास था कि उसने ये पक्षी अवश्य देखा है। लेकिन सिरिल ने जब सोचा, उसे ध्यान से देखा, तो उसने ये चीज़ महसूस की कि नहीं, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैंने ये पक्षी अवश्य में ज़रूर देखा है। डॉक्टर राव एक बार फिर से हिलाकर बोले, तुम्हें भ्रम हुआ है। डॉक्टर राव से कहते हैं कि नहीं, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, कोई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धोखा हुआ है। कि डॉक्टर राव ने उससे कहा कि तुम्हें ज़रूर कोई न कोई धोखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने वो पक्षी देखा हो। चाथास द्वीप का काला रॉबिन एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। देखिए, चाथास द्वीप एक आइलैंड का नाम है। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। तो ये जो चाथास है ये एक आइलैंड का नेम है। तो ये जो है, उन्होंने कहा कि चाथास द्वीप का जो काला रॉबिन है, मीन्स ये जो बर्ड है काला रॉबिन, ब्लैक रॉबिन, तो ये एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। मीन्स बहुत मुश्किल से मिलने वाला पक्षी है, बहुत कम देखने को मिलता है। तुम उसे यहाँ कैसे देख सकते हो? सिरिल भी अपनी बात पर अड़ा रहा। सिरिल ने कहा, नहीं, मैंने ये देखा है। वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि उसे भ्रम नहीं हुआ है, मीन्स उसे कोई धोखा नहीं हुआ है, उसने ये ब्लैक रॉबिन देखा है। चाहे ये पक्षी दुर्लभ हो या साधारण, वो कहता है चाहे ये मुश्किल से मिलने वाला हो, दुर्लभ का मीनिंग होता है ना कि कोई चीज़ मुश्किल से मिलने वाली हो, तो इसी तरीके से उसने कहा कि चाहे वो दुर्लभ हो, मीन्स मुश्किल से मिलने वाला हो, या कोई साधारण मीन्स सिंपल बर्ड हो कोई भी, उसने ऐसे दो पक्षी बलूत के विशाल वृक्ष पर अवश्य देखे हैं। उसने कहा कि ये एक नहीं बल्कि मैंने दो ब्लैक रॉबिन, जो बलूत का पेड़ है, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, वृक्ष मीन्स पेड़, उस पर बलूत का एक पेड़ होता है, एक पेड़ का नाम है, तो उसने वो अवश्य देखे हैं, मीन्स जरूर देखे हैं। यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो क्या तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? डॉक्टर राव ने पूछा। डॉक्टर राव पूछते हैं कि अगर तुम्हें अपने पर इतना भरोसा है और तुम सच कह रहे हो, तो क्या तुम मुझे वो पक्षी जो है ब्लैक रॉबिन, वो मुझे दिखा सकते हो क्या तुम? हाँ हाँ, चलिए अभी दिखा सकता हूँ। वो कहते हैं चलिए मेरे साथ। सिरिल कहता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। डॉक्टर राव ने जल्दी जल्दी कोट पहना, दूरबीन निकाली और कमरे से बाहर निकल आए। अब जल्दी जल्दी वो कोट पहनते हैं कि चलो देखने चलते हैं कहाँ है ब्लैक रॉबिन, है ना। अपनी दूरबीन निकालते हैं। दूरबीन वो क्यों निकालते हैं? ताकि वो उसे दूर से देख सके, है ना। दूरबीन से हम दूर से ही तो देख सकते हैं ना, कोई चीज़ आराम से देख सकते हैं। तो अगर वो उसके पास चले जाएंगे तो हो सकता है ब्लैक रॉबिन जो चिड़िया है वो उड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि दूरबीन लेकर चलते हैं हम, ताकि हम दूर से उसे देख सकें, ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी अपना कोट पहनते हैं, अपनी दूरबीन निकालते हैं और कमरे से बाहर निकल आते हैं और वहां चले जाते हैं। बलूत के पेड़ के निकट पहुंचकर सिरिल ने उत्साहपूर्वक कहा, देखिए वह रहा उनका घोंसला। अब देखिए वो बलूत का पेड़, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, बलूत के पेड़ के निकट मीन्स पास, निकट पहुंचकर मीन्स पास पहुंचकर सिरिल ने उत्साहपूर्वक कहा। उत्साहपूर्वक मीन्स उत्साह के साथ, एक खुशी के साथ कहा, देखिए वह रहा उनका घोंसला। किसका? ब्लैक रॉबिन का। डॉक्टर राव ने तुरंत दूरबीन उठाकर घोंसले में झांका। अब वो फौरन से दूरबीन उठाते हैं अपनी और घोंसले में झांकते हैं कि देखते हैं इसमें क्या है घोंसले में। कहीं तुम्हारे रॉबिन अभी से सो तो नहीं गए हैं? डॉक्टर राव ने पूछा। डॉक्टर राव पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जो ब्लैक रॉबिन है वो सो गए हैं? उनकी आंखें घोंसले पर चिपकी हुई थी। बिल्कुल वो अपने, देखिए इतने अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे थे अपने अंडों की, कि उनकी जो निगाह थी वो बिल्कुल अपने उनके अंडों पर थी। अचानक डॉक्टर राव बड़बड़ाए, चुप रहो, लो एक आया। वो फौरन से चुप हो जाते हैं और कहते हैं, लो एक आया। अब देखिए कौन आया। चाँप के धुंधल के में सिरिल ने देखा कि
एक काला पक्षी घोंसले के आसपास घूम रहा है। देखिए वो तो दूर से देख रहे थे ना दूरबीन से। तो एक शाम के धुंधलेपन, देखिए शाम में थोड़ा धुंधला धुंधला सापन होता है, तो उसमें उसने सिरिल ने देखा कि एक काला पक्षी मीन्स ब्लैक बर्ड घोंसले के आसपास घूम रहे थे, है ना। कुछ देर बाद दूसरा घोंसले से बाहर निकला। अब देखिए थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि दूसरा पक्षी भी वहां से घोंसले से बाहर निकला। मैंने आपसे कहा था ना, अब देखो, है ना दो पक्षी। सिरिल ने स्वर में उतावलापन था। सिरिल का जो साउंड थी, वॉइस थी, उसमें थोड़ा उतावलापन था, है ना। किसी चीज के लिए हम उतावले होते हैं जैसे, तो उसके आवाज में भी वो उतावलापन था। और वो कहता है कि मैंने आपसे बोला था ना कि दो पक्षी हैं वहां पर, आप देखिए, आप है ना दो पक्षी। डॉक्टर राव चुपचाप पक्षियों को तब तक देखते रहे जब तक वे वापस घोंसले में नहीं चले गए। उन्होंने अच्छे से उन पक्षियों को देखा अपनी दूरबीन से, और जब तक वो देखते रहे जब तक कि वो जो दो पक्षी उड़ रहे थे, ठीक है, घोंसले के आसपास, जब तक वो घोंसले के अंदर नहीं चले गए। अब देखिए ऐसा लगा कि वह विचारों में खो गए हैं, तो कुछ सोचने लगे कि ये तो सचमुच में शायद वही ब्लैक रॉबिन है। सिरिल, तुमने ठीक ही कहा था। अच्छा अब चलो, कल सवेरे फिर आएंगे। अब उन्हें सिरिल की बातों पर भरोसा होने लगा था, विश्वास होने लगा था। उन्होंने कहा कि तुमने सही कहा था। अच्छा हम ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं, कल सवेरे आएंगे, मीन्स सुबह हम फिर से आएंगे यहाँ पर। अगले दिन डॉक्टर राव और सिरिल तड़के उठकर पैदल ही बलूत के पेड़ के निकट जा पहुंचे। अब देखिए, अब सुबह हुई। सुबह होने के बाद डॉक्टर राव और सिरिल जो था, तड़के उठकर, मीन्स तड़के मीन्स होता है बहुत सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, 4-5 बजे का जो टाइम होता है, तो उसे कहते हैं हम तड़के। तो सुबह ही सुबह उठकर वो पैदल ही बलूत के पेड़ के निकट जा पहुंचे। निकट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, पास। तो बलूत के पेड़ के पास वो पहुंच जाते हैं। सिरिल प्रसन्न था, मीन्स सिरिल खुश था कि आज डॉक्टर राव की दूसरी दूरबीन उसके पास थी। क्योंकि देखिए डॉक्टर राव जो है कल बस एक ही दूरबीन लेकर आए थे अपने आप देखने के लिए, है ना। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, वो आज दो दूरबीन लेकर आए थे, जिसमें एक उनके पास थी और एक उन्होंने सिरिल को दी थी। तो सिरिल आज बहुत खुश था क्योंकि दूसरी दूरबीन जो थी आज उसके पास थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। अब देखिए सुबह का टाइम होने लगा, है ना। जैसे वो तो 4-5 बजे आ गए थे, बहुत अंधेरा अंधेरा सा था, तड़के का टाइम था। लेकिन अब सवेरा होने लगा था, मीन सूरज निकल गया था, 7-8 बजे का टाइम हो गया था। और पक्षी भी क्या करने लगे, चहचहाने लगे और अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आने लगे। रात का जब वक्त होता है तो सभी चिड़िया जो होती हैं अपने घोंसले में चली जाती है ना। सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं और अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल कर वो आने लगते हैं। तो इसी तरीके से वो जो चिड़िया थी वो भी अपने घोंसलों से बाहर निकल कर आने लगी। काले रॉबिन भी बाहर निकले, है ना। तुरंत ही डॉक्टर राव और सिरिल ने अपनी दूरबीन उन पर फोकस कर दी, मीन्स वो अपनी दूरबीनों से देखने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर राव चिल्लाए, सिरिल, वाह, ये तो वास्तव में ही काले रॉबिन है। अब उन्हें तो पहचान थी, वो तो सारे ही पक्षियों के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज रखते थे, इतनी अच्छी जानकारी उन्हें सब पक्षियों के बारे में थी। तो वो फौरन से ही जब अपनी दूरबीन से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, और वो दिन का टाइम था, उन्हें और अच्छे से वो दिख रहे थे। तो डॉक्टर राव जो थे वो चिल्लाए, उन्होंने कहा, सिरिल, ये तो वास्तव में मीन्स असलियत में, वाकई में ये तो काले रॉबिन है। अब जरा पेड़ पर चढ़कर उनके घोंसले में तो झांको। अब वो कहते हैं, उसे देखिए उन्हें पता था कि सिरिल को पेड़ पर चढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो सिरिल से कहते हैं, सिरिल, अब ये तो पक्षी तो उड़कर चले गए, अब तुम ऐसा करो कि इस पेड़ पर चढ़ो और उनके घोंसलों में झांक कर देखो कि क्या है। सिरिल पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से बोला, अंकल, इसमें 2 अंडे भी हैं। तो अब देखिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से कहता है कि डॉक्टर राव, इसमें तो 2 अंडे हैं। डॉक्टर राव प्रसन्न थे, वो भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सिरिल को कई पेड़ों पर चढ़ाकर वहां बने घोंसलों में झांकने को कहा। उन्होंने सिरिल से बोला कि अच्छा चलो ये वाले पेड़ पर चढ़ो, इस पेड़ पर चढ़ो। और धीरे धीरे करके उन्होंने कई पेड़ों पर उसे चढ़ाया और वहां बने घोंसलों में झांकने को भी कहा कि उन घोंसलों में क्या है। उन घोंसलों में उससे अंडे गिनने को भी कहते।
उससे कहा कि इसमें घोंसलों में झाँको, तो अगर उसमें अंडे मिले तो उन्हें भी गिनना कि कितने कितने अंडे हैं। सिरिल ने जो देखा था उन्हें बताया और डॉक्टर राव ने उसे अपनी काली डायरी में लिख लिया। सिरिल ने जो भी हर घोंसला उसने देखा और जिन जिन पेड़ों पर भी वो चढ़ा और उसे जितने भी मतलब अंडे उसके अंदर नजर आए, उसके बारे में डॉक्टर राव को उसने पूरी जानकारी दी कि इतने अंडे हैं, इतने अंडे हैं। और डॉक्टर राव ने उस वो सब अपनी एक डायरी थी उनके पास, एक ब्लैक कलर की डायरी, उसमें उन्होंने सब नोट डाउन कर लिया, लिख लिया। ठीक है। जब वे घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। अब दोपहर का वक्त हो चुका था, इतना टाइम उन्हें वहां पर हो गया था। तो श्रीमती और श्री फिशर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ही जो सिरिल के माता पिता थे वो सिरिल का और डॉक्टर राव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर राव का ये आखिरी दिन था। तो आज जो था डॉक्टर राव का ये आखिरी दिन था, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में, है ना। आज उन्हें वापस भारत जाना था। डॉक्टर राव बोले, मिसेस फिशर, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगी यदि सिरिल और मैं अपनी बर्ड वॉचिंग जारी रखें। उन्होंने ये एक तरीके से सलाह दी, एडवाइस किया उन्होंने मिसेस फिशर को कि आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज़, कि अगर सिरिल और मैं अपनी बर्ड वॉचिंग मीन्स बर्ड को देखना, वॉच करना, वो हम कंटिन्यू रखें, जारी रखें, मीन्स कंटिन्यू रखें। श्रीमती फिशर ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। मीन्स उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ चलो सिरिल, तुम बर्ड वॉचिंग अपनी जो है वो जारी रख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। सिरिल, तुम्हें इस जाति के पक्षियों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही वे घर से बाहर निकले डॉक्टर राव बोल उठे। देखिए डॉक्टर राव अब जा रहे थे, उन्हें तो जाना था, है ना, भारत उन्हें वापस लौटना था आज। तो जाने से पहले डॉक्टर राव ने कहा कि तुम्हें इस जाति के पक्षियों को, मतलब देखिए ये जो ब्लैक रॉबिन जो बर्ड्स हैं उनकी जितनी स्पीशीज हैं, जाति कहते हैं स्पीशीज को, तो उनकी स्पीशीज को बचाने में मेरी हेल्प करनी होगी। ठीक है। ये बात उन्होंने सिरिल से कही। पक्षियों को बचाने में, सिरिल ने पूछा। सिरिल ने ये बात पूछी कि अच्छा ये जो पक्षी हैं ब्लैक रॉबिन, इनको बचाने में मदद करनी है ना मुझे। तो हाँ, जो पक्षी तुमने देखे थे वे चाथास द्वीप के काले रॉबिन हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि वो जो पक्षी तुमने देखे हैं वो कहाँ के ब्लैक रॉबिन है, चाथास द्वीप के, ये एक आइलैंड का नाम है। ठीक है। तो वहाँ के ये काले रॉबिन है। अभी तक तो हमें यही पता था कि 2 नर और 3 मादा ही जीवित हैं। उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी तक यही डॉक्टर राव को पता था कि ये जो है ब्लैक रॉबिन जो है उसमें उनके 2 नर मीन्स 2 मेल, है ना, और 3 मादा मीन्स 3 फीमेल, मादा कहते हैं फीमेल को, ही जीवित है, मीन्स जिंदा है। मीन्स उन्हें ये पता था कि उनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि दुनिया में सिर्फ 2 ब्लैक रॉबिन मेल और 3 फीमेल ब्लैक रॉबिन ही जिंदा हैं। वे न्यूजीलैंड के पूर्व में जो मंगारे द्वीप है वहां पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के पूर्व में, पूर्व आप कह सकते हैं पहले, न्यूजीलैंड से पहले के जो है एक मंगारे द्वीप है। ये भी एक आइलैंड का नाम है। द्वीप मैंने आपको बताया आइलैंड, तो मंगारे भी द्वीप है और चाथास भी द्वीप है ना। तो वहां पर मंगारे द्वीप है, वहां पर ये ब्लैक रॉबिन जो है पाए जाते हैं। ठीक है। यदि इनका ख्याल ना रखा गया तो ये पक्षी अपनी संख्या बढ़ाए बिना ही मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये पक्षी भी मर जाएंगे और जो दुनिया में इनका जो काउंट है, इस वक्त जो इनका नंबर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये एक भी नहीं बचेंगे, है ना। और फिर पृथ्वी से काले रॉबिन पंछियों का नाम ही मिट जाएगा। और जब यही एक भी नहीं बचेगा ये ब्लैक रॉबिन, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि मतलब ये जो पंछी हैं, ये जो पक्षी हैं, इनका नाम ही मिट जाएगा। मतलब फिर ये जाने ही नहीं जाएंगे कि कोई ब्लैक रॉबिन होते भी थे, है ना। डॉक्टर राव चिंतित होकर बोले, उन्हें बहुत इस बात की चिंता थी कि ये इनकी संख्या बहुत कम है, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी से काले रॉबिन पंछियों का नाम ही मिट जाएगा। तो इन्हें, ये डॉक्टर राव को इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी।
सिरिल ने परेशानी से पूछा, क्या हमारे काले रॉबिन भी मर जाएंगे? उन्होंने कहा कि सिरिल ने पूछा कि ये जो हमारे काले रॉबिन हैं, क्या ये भी मर जाएंगे? नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे, हम उन्हें जैसे ही होगा बचाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन्हें पूरी कोशिश करेंगे बचाने की और हमसे जितना पॉसिबल हो पाएगा हम उन्हें बचाएंगे। लेकिन कैसे? ये बात किसने पूछी? सिरिल ने। हम उनके अंडे चुराकर अन्य पक्षियों के अंडों में मिलाकर घोंसलों में रख देंगे, तब काले रॉबिन नए अंडे देंगे। इस तरह से हम हर ऋतु में अंडों की संख्या दुगनी कर सकेंगे। तो अब देखिए, उन्होंने ये सब चीजें बताई किसने? आप कह सकते हैं डॉक्टर राव ने ये बात कही कि हम क्या करेंगे, उनके अंडे ले लेंगे, है ना, और दूसरे पक्षियों के अंडों में उन्हें मिलाकर उनके घोंसलों में रख देंगे। तब काले रॉबिन क्या होगा, फिर से नए अंडे देंगे और इस तरह से हम हर ऋतु में मतलब हर सीजन में उनके अंडों की संख्या जो है उसको दुगनी मीन्स डबल कर सकेंगे। ठीक है। सिरिल ने उत्सुकता से पूछा, मीन्स क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या अभी जाकर अंडे उठा लाऊं? सिरिल को तो बहुत जल्दी हो रही थी, है ना। सिरिल को तो ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द हम बस उनकी मतलब डॉक्टर राव की मैं किसी तरह से मदद करना स्टार्ट कर दूं और उन्हें हमसे जितना भी पॉसिबल हो पाए हम उन्हें बचा पाए। तो वो इस चीज़ की उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, उत्सुकता हो रही थी। तो वो कहता है, क्या मैं अभी अंडे उठा लाऊं वहां से क्या? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। उन्होंने कहा कि जाओ, चलो उठाकर ले आओ वहाँ से अंडे, लेकिन बहुत सावधानी से उठाकर लाना, बहुत ध्यान से। नंगे हाथों से अंडे उठाने में खतरा है। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही अपने नंगे हाथों से अंडे उठाओगे तो उसमें बहुत खतरा है। रॉबिन के अंडे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। रॉबिन के अंडे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत आप कह सकते हैं नाजुक हैं कि अगर हम उन्हें अपने जैसे एक तरीके से आप कहेंगे अगर बहुत टाइटली उन्हें पकड़ेंगे तो वो फौरन से टूट जाएंगे, है ना। बहुत डेलिकेट से होते हैं। सीले और गंदे हाथों से कीटाणु सीधे अंडे के खोल के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा उनके भीतर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे हाथ में सीलापन होगा, मीन्स मॉइस्चर होगा, या फिर तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, तो क्या हो सकता है, जो तुम्हारे हाथ पे जर्म्स लगे हैं, कीटाणु लगे हैं, तो वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, अंडों के अंदर चले जाएंगे। कैसे? सूक्ष्म रंध्रों, इट मीन सूक्ष्म का मीनिंग होता है बहुत बारीक, रंध्रों मीन्स छेद, मतलब बहुत हल्के हल्के से छेद से होते हैं। तो उसके थ्रू वो सारे जर्म्स जो तुम्हारे हाथ पर होंगे वो डायरेक्टली किसके अंदर चले जाएंगे, अंडे के खोल के अंदर, सॉरी अंडे के खोल के जो सूक्ष्म रंध्रों हैं उसके द्वारा उनके भीतर भी जा सकते हैं, मीन्स अंदर भी जा सकते हैं। सिरिल बड़े ध्यान से ये सब सुनता रहा। इतने में डॉक्टर राव ने अपने थैले में से कई चीजें निकाली। ठीक है, ये सब बातें वो बहुत ध्यान से सुन रहा था डॉक्टर राव की। फिर डॉक्टर राव ने, उनके पास एक थैला था, उन्होंने उसमें से बहुत सारी चीजें निकाली। उन्होंने सिरिल के हाथ धुलवाए सबसे पहले और अच्छी तरह से उसको पोंछने के लिए कहा कि अच्छे तरीके से अपने हाथ साफ कर लो, बिल्कुल ड्राई कर लो अपने हाथ। फिर एक चम्मच जैसी चीज उनके पास थी और एक छोटा डिब्बा था, वो निकाला। वे दोनों कीटाणु नाशक दवाई से धुले हुए थे। कीटाणु मीन्स जर्म्स और नाशक मीन्स नाश करने वाला। तो एक उनके पास जर्म्स को बिल्कुल खत्म करने वाली उनके पास एक दवाई थी जिससे वो धुले हुए थे। दोनों चीजें, चम्मच भी और छोटा जो डिब्बा था वो भी, वो दोनों चीजें जो जर्म्स को किल कर देती हैं, ऐसी दवाई से धुले हुए थे। ठीक है। अंत में अपनी मोटी डायरी की मदद से डॉक्टर राव ने सिरिल को दो घोंसले बताए। अंत में मीन्स आखिर में उनकी जो मोटी सी डायरी थी उसकी हेल्प से डॉक्टर राव ने सिरिल को दो घोंसले बताए जिनमें काले रॉबिन के अंडे रखे जा सकते थे। उन्होंने उसे दो घोंसले बताए कि इसमें तुम काले रॉबिन के अंडे रख सकते हो। सिरिल ने उनके आदेशों का पूरी तरह से पालन किया। मीन्स जो भी उन्होंने आदेश दिए, उसे जो भी ऑर्डर्स दिए डॉक्टर राव ने, सिरिल ने सभी का उनका बहुत अच्छे से पालन किया, उन्हें बहुत अच्छे से माना और धीरे से दो अंडों को फुदकी के दो घोंसलों में रख दिया। और हल्के से क्या किया उन्होंने, एक घोंसले को ढूंढा पहले तो, और वो घोंसला खाली था। फिर उन्होंने क्या करा, वो हल्के से दो अंडे जो थे किसके, ब्लैक रॉबिन के, काले रॉबिन के,
उनको फुदकी के 2 घोंसलों में रख दिया। अब फुदकी क्या है? देखिए, फुदकी एक चिड़िया का नाम है जो फुदक-फुदक कर चलती है ना? तो उसके घोंसले बने हुए थे, तो उसके घोंसलों में उसने क्या किया, सिरिल ने, वो जो 2 अंडे थे ब्लैक रॉबिन के, वो उसके अंदर रख दिए। जिन पेड़ों पर ये घोंसले थे, उन पर निशान लगा दिए गए। अब उन्होंने, देखिए, जो फुदकी ने घोंसला बनाया हुआ था, उसके अंदर ही तो ब्लैक रॉबिन के अंडे रखे थे ना सिरिल ने, डॉक्टर राव ने यही बोला था। तो फिर उन्होंने क्या किया, ताकि उन्हें पहचान रहे कि अच्छा, इस पेड़ पर फुदकी का घोंसला बना हुआ है और इसमें हमने ब्लैक रॉबिन के अंडे रखे हैं। उसकी पहचान के लिए उन्होंने उस पेड़ पर निशान लगा दिए। ठीक है, अब हमें काले रॉबिन का घोंसला तोड़ देना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने तो वहाँ से दोनों अंडे को निकाल लिया था, है ना? तो डॉक्टर राव कहते हैं कि अब हमें ऐसा करना चाहिए, अब हम क्या करते हैं, इस ब्लैक रॉबिन का ये जो घोंसला है ये तोड़ देते हैं। सिरिल स्तब्ध सा खड़ा रह गया। इट मीन्स इट मीन्स कि हैरान सा खड़ा रह गया। उसे बहुत हैरानी हुई उनकी ये बात सुनकर कि डॉक्टर राव क्या कह रहे हैं कि अब हमें काले रॉबिन का घोंसला तोड़ देना चाहिए, है ना? वो बहुत हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, है ना? ये बात सुनकर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव क्या कह रहे हैं। तब डॉक्टर राव ने मुस्कुराकर कहा, काला रॉबिन नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है। अब देखिए, एक घोंसला वो ब्लैक रॉबिन ने बनाया, है ना? और उसमें उसने 2 अंडे दे दिए, है ना? अब वो उसमें अंडे नहीं देगा। अब वो क्या करेगा, वो जो है वो घोंसला तोड़ देगा, और जैसे ही उसमें से बच्चे निकल आते हैं अंडे में से, फिर वो घोंसला तोड़ देता है, फिर वो नया घोंसला बनाता है और फिर उसमें अंडे देती है ब्लैक रॉबिन। तो उन्होंने ये बात जो है डॉक्टर राव ने कही मुस्कुराकर, कि काला रॉबिन क्या करता है, नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है हमेशा। ठीक है, तो अब जब ये बात सिरिल ने सुन ली, तो अब शायद वो थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा, वरना वो बहुत परेशान हो गया था कि डॉक्टर राव क्या कह रहे हैं, वो तो घोंसला तोड़ने के लिए कह रहे हैं। सिरिल ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। अब सिरिल, देखिए, अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था, उसने चैन की सांस ली और वो थोड़ा हंसा, मुस्कुराया। लौटते हुए डॉक्टर राव बोले, काश मैं यहाँ ठहर कर काले रॉबिन के परिवार को बढ़ता देख सकता। अब देखिए, आज तो डॉक्टर रॉबिन जो है भारत लौटने वाले थे, तो जो है डॉक्टर राव जो है सिरिल से बोलते हैं कि काश ऐसा होता कि मैं यहीं ठहर जाता न्यूजीलैंड में, और मैं भी काले रॉबिन का जो परिवार अब बढ़ेगा उसे भी बढ़ता हुआ देख सकता। लेकिन ऐसा करना मेरे लिए असंभव है, लेकिन मेरे लिए यहाँ रुकना इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। सिरिल, तुम्हें इस प्रयोग को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। उन्होंने सिरिल से कहा कि ये जो हमने थोड़ा एक तरीके से ये काम किया है घोंसलों वाला, तो इसको पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा। सिरिल बोला, क्यों नहीं, मैं काले रॉबिन को बचाने में उनकी पूरी मदद करूंगा। सिरिल का तो इसी में इंटरेस्ट था ना, सिरिल को तो पक्षियों को देखने में, उनका घोंसले में झांकने में इतना इंटरेस्ट था, तो सिरिल को बहुत मजा आ रहा था। सिरिल बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर काले रॉबिन को की रक्षा करूंगा और उसको बचाने में उनकी पूरी मदद करूंगा। आने वाले दिनों में श्रीमती फिशर को कई आश्चर्यजनक बातें देखने को मिली। अब देखिए, जो श्रीमती फिशर थी, है ना, उन्होंने उनको, आई थिंक, डॉक्टर राव ने सारी बातें बताई होंगी कि सिरिल का इसमें इतनी अच्छी फील्ड में इंटरेस्ट है, सब कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें आश्चर्यजनक मीन्स आप कह सकते हैं बहुत हैरान कर देने वाली बातें उसको जो है उन्हें देखने को मिलती हैं। संसार के अनेक भागों से उनके पास पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगे। अब देखिए क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से, अलग अलग भागों से, आप कह सकते हैं, उनके पास पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगे। मीन्स जो जो पक्षियों से प्रेम करते हैं, है ना, जो लोग, तो उनके लेटर्स जो हैं उनके पास आने लगते हैं कि हम भी पक्षी प्रेमी हैं, या हमें भी बर्ड्स को देखना अच्छा लगता है। पक्षी विशेषज्ञों ने उन्हें सिरिल जैसे पुत्र के माता पिता होने के लिए बधाई दी। देखिए, जो पक्षी विशेषज्ञ होते हैं, मीन्स जो बर्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, तो उन्हें सिरिल जैसे पुत्र के माता पिता होने के लिए उन्होंने बधाई दी।
किसे? सिरिल के माता पिता को। जितने भी बर्ड एक्सपर्ट्स थे है ना, उन सब लोगों ने श्रीमती फिशर और श्री फिशर को उनके सिरिल के माता पिता होने के लिए बधाई दी, क्योंकि सिरिल ने तो इतना अच्छा काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वो अब जो है काले रॉबिन को बचा रहा था, उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उनके घोंसलों को प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना, काले रॉबिन की भी वो देखभाल कर रहा था। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये अलग अलग जगहों से उनके पास जो है अलग अलग लेटर्स आने लगे, और फिर जो बर्ड एक्सपर्ट्स थे उन्होंने सिरिल के माता पिता को बधाई दी। सबसे विस्मयजनक बात तो तब हुई जब श्रीमती और श्री फिशर ने एक समाचार पत्र में सिरिल का चित्र देखा। विस्मयजनक मीनिंग होता है आश्चर्यजनक, मीन्स हैरान कर देने वाली। बात तो तब हुई जब क्या हुआ, एक बार श्रीमती और श्री फिशर जो थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर में समाचार पत्र में सिरिल का फोटो वहां देखा। समाचार में बताया गया था कि उसने अपने गांव में 2 दुर्लभ पक्षी देखे हैं और उनको बचाने के लिए उनके अंडे दूसरे घोंसलों में रखे हैं। तो उस न्यूज़ में ये बताया जा रहा था, उसका फोटो न्यूज़पेपर में था और उसके नीचे ये लिखी थी न्यूज़ कि सिरिल ने क्या किया है, अपने गांव में 2 दुर्लभ पक्षी देखे हैं। मीन्स बहुत मुश्किल से मिलने वाले, बहुत कठिनाई से दिखने वाले जो पक्षी हैं वो देखे हैं, और उनको बचाने के लिए उनके अंडे जो है वो दूसरे दूसरे घोंसलों में रखे हैं। ये न्यूज़ वहाँ पर लिखी हुई थी। ये भी बताया गया था कि सिरिल ने फुदकी के घोंसलों को 2 बार साफ किया है, क्योंकि फुदकी के छोटे से घोंसले में से काले रॉबिन की बीट वगैरह बाहर नहीं गिर पाती। देखिए, और क्या क्या चीज़ें उस न्यूज़ में दिख रही थी। क्या क्या लिख रहा था कि सिरिल ने क्या किया है, फुदकी के घोंसलों को, फुदकी के घोंसले में ही तो काले रॉबिन के अंडे उन्होंने रखे थे, है ना, फुदकी जो फुदक फुदक कर चलती है वो वाली चिड़िया। तो जो है घोंसलों को उसने 2 बार साफ किया है, क्योंकि फुदकी के जो छोटे से घोंसले में से काले रॉबिन की जो बीट वगैरह है, मीन्स पॉटे वगैरह जो है वो बाहर नहीं गिर पाती है ना। तो इस वजह से क्या किया उसने, उसे फुदकी के घोंसलों को 2 बार साफ किया है। सर्दी में काले रॉबिन कहीं सर्दी से न मर जाए, उसके लिए भी सिरिल ने प्रबंध किया था। अब देखिए, सर्दी का वक्त आ गया था और काले रॉबिन कहीं ठंड की वजह से मर ना जाए, तो उसके लिए भी पहले ही सिरिल ने इंतजाम, प्रबंध का मीनिंग होता है इंतजाम, कर दिया था। फुदकी के बच्चों को ये डर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर को इससे सुरक्षा प्रदान की है। देखिए, फुदकी के जो बच्चे होते हैं तो वो उनको इस चीज़ का डर नहीं होता है कि सर्दी आए या गर्मी आए। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है ना, उससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है, और वो ठंड गर्मी दोनों ही सहन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा काला रॉबिन नहीं कर पाता है, उसको वो सर्दी में ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो मर भी सकता था, इसलिए पहले ही इस चीज़ का इंतज़ाम सिरिल ने कर दिया था। लेख के अंत में लिखा था कि सिरिल के प्रयत्नों से अब संसार में पहले से अधिक काले रॉबिन मिलेंगे। अब वो जो वहाँ पर न्यूज़ लिखी थी ना, उसमें ये लास्ट में अंत में ये भी लिखा था कि सिरिल के जो प्रयत्न हैं, मीन्स जो ये कोशिशें हैं, तो उसकी वजह से दुनिया में अब पहले से ज़्यादा, अधिक मीन्स ज़्यादा काले रॉबिन जो है देखने को मिलेंगे। उस रात श्रीमती फिशर ने सिरिल को अपनी मेज़ पर बैठकर पढ़ते पाया। अब देखिए, ये सारी न्यूज़ उन्होंने पढ़ ली, श्रीमती और फिशर ने और श्री फिशर ने। फिर उसके बाद जो है वो जब अपने कमरे में आती हैं तो वो देखती हैं कि जो सिरिल है उनका बेटा, वो अपनी मेज़ पर बैठकर पढ़ रहा है। वह आश्चर्य से बोली, मीन्स वो हैरानी से बोली, सिरिल तुम भूगोल पढ़ रहे हो? उन्होंने पूछा कि क्या तुम भूगोल पढ़ रहे हो? मीन्स क्या तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? भूगोल का मीनिंग होता है ज्योग्राफी, है ना, एक सब्जेक्ट होता है ये भी। माँ, इसमें अचरज की क्या बात है? अचरज मीन्स आश्चर्य, मीन्स हैरानी। तो वो कहता है सिरिल कि माँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? सिरिल ने कहा,
यदि मैं भूगोल नहीं पढ़ूंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा तो पक्षी विशेषज्ञ कैसे बनूंगा। वो अपनी मम्मी से कहता है कि अगर मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं एक बर्ड एक्सपर्ट कैसे बन पाऊंगा। विशेषज्ञ मीन्स एक्सपर्ट आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट भी आप कह सकते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखने वाला आप उसे भी कह सकते हैं। कि जैसे अगर ये भूगोल है, ठीक है, तो इसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स के बारे में, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, ज्योग्राफी के थ्रू वो पता लगा लेगा, ठीक है। और फिर इसके थ्रू वो क्या बन पाएगा, एक पक्षी विशेषज्ञ बन पाएगा, मीन बर्ड एक्सपर्ट वो बन पाएगा। बर्ड्स के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखने वाला एक इंसान बन पाएगा, ठीक है। श्रीमती फिशर ये सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता की मूर्ति बनी खड़ी रह गई। ये सब सिरिन की बातें जो उन्होंने आज सुनी, वो सब सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुई और एक तरीके से वो खुश भी हुई, है ना। प्रसन्नता की मूर्ति बनी खड़ी रह गई, इट मीन्स कि वो इतनी खुश भी थी और हैरान भी थी कि वो मतलब कुछ भी नहीं बोली, वो ऐसे ही खड़ी रह गई। ये देख कर कि सिरिल आज मतलब कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी समझदारी की बातें वो कर रहा है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी, सॉरी, खुश भी वो थी, प्रसन्न थी। तो अब देखिए ये है इस चैप्टर के शब्द अर्थ, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। असहाय जिसका मतलब होता है जिसका कोई सहायक ना हो, मीन्स कोई हेल्प करने वाला ना हो, या फिर हेल्पलेस आप कह सकते हैं। लज्जा मीन्स शर्म, प्रशंसा मीन्स तारीफ, प्रेज, भ्रम मीन्स संदेह, वास्तव मीन्स यथार्थ या फिर सत्य, सूक्ष्म मीन्स बहुत बारीक, स्तब्ध मीन्स हैरान, प्रयत्न मीन्स प्रयास मीन्स कोशिश आप कह सकते हैं, विशेषज्ञ मीन्स विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, है ना, जिसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। उपस्थिति मीन्स हाजिरी या फिर प्रेजेंस आप कह सकते हैं। खेद मीन्स दुख, दुर्लभ मीन्स कठिनता से प्राप्त होने वाला या फिर मुश्किल से मिलने वाला, उत्साह पूर्वक उत्साह के साथ, खुशी के साथ, बर्ड वॉचिंग मीन्स पक्षियों की देखभाल या फिर हाँ उनकी देख रेख करना, रंध्रों मीन्स सुराखों या फिर छेदों, विस्मयजनक मीन्स विस्मय उत्पन्न करने वाला, ठीक है, मीन या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से हैरान कर देने वाला, अचरज मीन्स आश्चर्य मीन्स हैरानी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था पक्षी रक्षक, और आई थिंक ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपको मैं इसका अगर ये बताऊं कि इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो ये हमें इस चैप्टर के थ्रू शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए शुरू से ही, ताकि हम बिना समय बर्बाद करे अपना पूरा टाइम को यूटिलाइज कर सकें और पूरी उस लक्ष्य पर फोकस करके हम एक अच्छी तैयारी उसके लिए कर सकें, ठीक है। तो जैसे ये जो सिरिल था, ठीक है, वो शुरू में पढ़ना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, वो पक्षियों की देखभाल यही सब करना चाहता था, लेकिन जब डॉक्टर राव से मिले और उन्होंने उसे काफ़ी समझाया कि समझाया होगा कि मतलब तुम जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हें कैसे नॉलेज आएगी, कैसे तुम एक पक्षी विशेषज्ञ बन पाओगे। तो उसने जब ये सब चीज़ों को समझा, फिर आखिर में क्या होता है, आखिर में देखिए उसे पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट आ गया, है ना। उसने खुद से अपनी मम्मी से ये बात कही थी कि जब तक मैं भूगोल मीन्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा तो मैं एक बर्ड एक्सपर्ट कैसे बनूंगा, है ना। तो हमें भी पहले से ही आप एक अपनी ज़िंदगी में एक एम डिसाइड करके रखिए कि आपको क्या बनना है, और उस पर अभी से ही आप पूरी मेहनत कीजिए, तब कहीं जाकर आप अपने फ्यूचर में कुछ बन पाएंगे। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जीवन में कुछ करने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।